अब हम यहाँ पर चलिए, है ना, आज हम मिट्टियों के विषय में जानकारी लेंगे, है ना, और यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। और इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि मिट्टियाँ वास्तव में होती क्या हैं। हम मिट्टी किसे कहते हैं? हमारे भूपर्वती के ऊपर जो भी उपजाऊ परत होती है उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? मिट्टियों के अंतर्गत रखते हैं। हमारी भूपर्वती की गहराई बहुत अधिक होती है, लेकिन जो उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं वो कुछ सन स्तर तक ही पाई जाती हैं, कुछ गहराई तक ही पाई जाती हैं, जिन्हें हम मिट्टी के अंतर्गत रखते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने इन्हें अध्ययन की दृष्टि से और इनकी विशेषताओं की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा है, अलग अलग भागों में उनका क्लासिफिकेशन किया है, जिन्हें हम 8 रूप में देखते हैं। 8 भागों में उन्होंने मिट्टियों को अलग अलग प्रकार से बांटा है, जिसमें आपकी सबसे प्रमुख मिट्टी जो आती है, सबसे प्रमुख मिट्टी जो आती है वो आपकी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक मात्रा आपकी इस जलोढ़ मिट्टी की पाई जाती है। और दूसरे क्रम में जब आप आते हैं तो आपकी मिट्टियों के क्रम में देखने का प्रयास करते हैं तो आपकी लाल मिट्टी आती है, जो कि भारत में दूसरे स्तर पर है। उसके क्षेत्रफली विस्तार की दृष्टिकोण से लगभग 43% क्षेत्र पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जब हम बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी आपके 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। संपूर्ण भारत में मिट्टियों के विवरण का 18% भाग आपका कौन पाया जाता है? आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। और 43% भाग कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपकी किस मिट्टियों का पाया जाता है? आपकी जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। और फिर हम अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ता है कि काली मिट्टियां भारत में 15% तक पाई जाती हैं। 15% तक काली मिट्टी पाई जाती है। और लैटराइट मिट्टी के बाद चौथा क्रम हमारा, ये प्रमुख 4 मिट्टियां हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जिसका मुख्यालय भोपाल है, उसके द्वारा ये 4 प्रमुख मिट्टियों का क्रम और उनके वितरण को दिखाया गया है। और जब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर हमारी जो मिट्टी आती है वो 3.7% भाग पाई जाती है। संपूर्ण वितरण का आपकी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम यहां पर एक एक करके, उसके बाद आपकी मिट्टियों का जो क्रम आता है वो आपकी पर्वतीय मिट्टियों का क्रम आता है। फिर आपकी जो मिट्टियों का क्रम आता है वो मरुस्थलीय मिट्टी, फिर आपके दलदली क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है दूसरे क्रम। उसके बाद के क्रम आपकी लवणीय या क्षारीय मृदा होती है। और जो सबसे कम भारत में मृदा पाई जाती है वो आपकी दलदली मृदा है। दलदली मृदा के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। अब हम एक एक करके मिट्टियों के विषय में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे और उनकी विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहले ये बात हमें मिट्टी पढ़ने से पहले जान लेनी चाहिए कि सभी मिट्टियों में, भारत की सभी जो 8 प्रकार की मिट्टियां आप देख रहे हैं, चाहे वो जलोढ़ मिट्टी हो, चाहे आपकी लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, लैटराइट मिट्टी हो, या फिर आपकी पर्वतीय मिट्टी हो, मरुस्थलीय मिट्टी हो, लवणीय या क्षारीय मिट्टी हो, या फिर आपकी यहां पर दलदली मिट्टी हो, सभी मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है? एनपीके की कमी पाई जाती है। एनपीके की कमी पाई जाती है। जब मैं एनपीके कहता हूं तो इसका मतलब होता है, आप सभी लोग अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? पोटास का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से फास्फोरस की कमी पाई जाती है, पोटास की कमी, पोटेशियम की कमी पाई जाती है, जिससे हम अपने मिट्टियों को भुरभुरा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटास का। पोटास, जिससे कि हमारी मिट्टियां क्या रहे? भुरभुरी बनी रहे और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे अच्छी खासी। और भारतीय मिट्टियों की सबसे ज्यादा डिमेरिट है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है। जब मैं ह्यूमस कहता हूं तो इसका मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म की मात्रा आपकी मिट्टियों में क्या नहीं पाई जाती है? जीवाश्म की मात्रा आपकी मिट्टियों में बहुत कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा आपकी मिट्टियों में बहुत कम पाई जाती है। वहीं पर जब अमेरिकन मिट्टी की बात करते हैं, कनाडा की मिट्टी की बात करते हैं, चीन की मिट्टी की बात करते हैं, तो वहां उत्पादन क्षमता क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है सड़े गले पदार्थ। सड़े गले पदार्थ से क्या बनती है? खाद बनती है। आप अपने घूर गड्ढे में क्या बनाते हैं? सड़े गले पदार्थों से खाद बनाते हैं।
क्यों बनाते हैं? क्योंकि भारतीय मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा, जीवाश्म की मात्रा कम है। जब आप खेतों में उसकी छतपूर्ति करते हैं, जो कमी है, तो आपकी फसल अधिक उत्पादन दर बढ़ जाती है, अधिक उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं भारत की सभी मिट्टियों में कहीं ना कहीं ह्यूमस और एनपीके की कमी पाई जाती है। आंख मूंद कर कभी भी आपको विकल्प में पूछा जाए तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और आपके पोटेशियम की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है और जीवाश्म की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इट इज क्लियर? तो इस तरीके से सभी मिट्टियों में, लगभग पर्वतीय मिट्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी मिट्टियों में जीवाश्म की कमी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी एक अपवाद है, यह बात भी हमें ध्यान में रखना है। यहां पर पर्वतीय मिट्टी क्या है? एक अपवाद है और सभी मिट्टियों में। अब हम यहां पर देखते हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के द्वारा जो अपना चार्ट दिया गया है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा आपकी किस मिट्टी की है? जलोढ़ मिट्टी की है। सबसे अधिक मात्रा में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 43% क्षेत्र पर इसका भूभौगोलिक दृष्टिकोण से विस्तार है। आप देख रहे हैं गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, ये सब किससे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज नदी का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, ये सब किससे बना हुआ है? कहीं ना कहीं जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। और ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, इन सब का निर्माण हुआ है, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो। आपसे बार बार कक्षा में इस पर डिस्कस होता रहता है, ये सब बने बनाए नहीं थे। इन सब का क्या हुआ है? किसी न किसी कालखंड में, किसी ना किसी समय इन सब का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इन सारी चीजों का, इन सारी मिट्टियों का। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर मिट्टियों का भी क्या है? निर्माण हुआ है। जब पर्वतों का निर्माण हुआ, पठारों का निर्माण हुआ, सारी चीजों का निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टियों का भी क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं था कि सब बना बनाया थाली में रखा था और आप आए और आराम से खाने लगे। खाना कैसे मिलता है? माता जी जब घर में खाना बनाती हैं और सब थाली में सजा करके आपको देते हैं, फिर आप उसका क्या करते? उपभोग करते हैं। उसी तरीके से हमारी प्रकृति ने इन सारी चीजों को बनाया है। तो हमारी मिट्टियों का भी उन्होंने निर्माण किया है एक प्रोसेस के तहत। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पर्वतों से जब नदियां निकलती हैं, नदियों का भी निर्माण हुआ है, पर्वतों का भी निर्माण हुआ है। और इन्हीं पर्वतों पर जब हिम जम गए, ग्लेशियर जम गए और हिम रेखा के ऊपर, और यहीं से क्या निकलना चालू हो गई? नदियां। और जब ये नदियां यहां से निकली तो अपने साथ नदियां क्या करती हैं? अपने आधार तल को काटती हैं कि नहीं? अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती हैं कि नहीं? नदियां अपने आधार तल को प्राप्त करने के क्रम में मिट्टियों की कटाई बहुत तीव्रता के साथ करती हैं, काट छाट करती हैं, अपर्दन करती हैं, अपक्षय करती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं नदियां करती हैं। तो अपर्दन और अपक्षय से काट छाट करके सारे कणों को तोड़ तोड़ करके ला करके इस प्रकार से किसका निर्माण कर दिया? आपकी जलोढ़ के मैदान का निर्माण कर दिया। और ये सबसे उपजाऊ मैदान होता है, यहां से आप लोग खूब ज्यादा खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। दुनिया की कोई भी सभ्यता हो, सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कौन कर रहा है इस समय? जलोढ़ मैदान कर रहा है। तो उसी तरीके से आप देखें, ये गंगा और यमुना की जलोढ़ का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ का मैदान, ये क्या कर रहा है? आपके लगभग 50 से 60 करोड़ आबादी का भरण पोषण कर रहा है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। और जलोढ़ मिट्टी ये ला करके, ऐसे ला करके यहां पर गाद, ये सब इकट्ठा कर दिया गया, जिससे आपके इस जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ। और सबसे ज्यादा यही मृदा आपकी उसमें पाई जाती है। और एक दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। उपजाऊ भी यही मृदा होती है। और जो आपकी दूसरी क्रम की मृदा है वो लाल मृदा है, लाल मिट्टी जिसे आप कहते हैं। इसका कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन कैसा उसका कलर होता है? लोहे का मूल कलर अयस्क का लाल होता है। इसी कारण से आप देखते हैं यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल कलर की होती है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसी कारण इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? लाल मृदा कहते हैं, लाल मिट्टी कहते हैं इस मिट्टी को। ये आपकी मिट्टी है। और ये लाल मृदा आपके कितने भाग में पाई जाती है? 18% क्षेत्र में पाई जाती है। यहां पर आप देखते हैं तो आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे तमिलनाडु से लेकर के इन सारे भागों में ये लाल मृदा क्या है? बिखरी हुई है। और नागपुर की पठार तक इस लाल मृदा का क्या है? विस्तार है। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। किस कारण से यहां पर लाल है इसका रंग? कहीं ना कहीं इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका कलर लाल है। खूनी मिट्टी, लाल मिट्टी,
जब आप देखेंगे तो इसका कलर कैसा दिखाई देगा? लाल लाल दिखाई देता है, खूनी मिट्टी। आप लोग कहते हैं लगता है यहां युद्ध ज्यादा हो गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका कलर ही लाल है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड तत्व की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है इस कलर, इसीलिए इसका कलर लाल है। और जब हम तीसरे क्रम की मिट्टी को देखते हैं 4 प्रमुख मिट्टियों में, तो उसमें काली मिट्टी आपकी आती है, काली। अब इसका कलर क्यों काला है? इसमें टिटेनियम ऑक्साइड पाया जाता है। टिटेनियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? काला होता है। इसी कारण से यहाँ का कलर क्या है? काला है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं ब्रिटेन वगैरह यूरोप के लोग। यही आपकी काली मिट्टी को लावा मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। देखिए ये मिट्टी भी कहां से आई है? हमारी पृथ्वी के भूगर्भ से आई है। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो मैग्मा बाहर प्रकट हुआ, और जब मैग्मा बाहर आकर के प्राकृतिक कारकों से ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लावा कहते हैं। और यही लावा किस मिट्टी के लिए उत्तरदायी है? आपकी कपासी मिट्टी के लिए, आपकी काली मिट्टी के लिए। और कपास को यहां काली मिट्टी का क्या कहा जाता है? सोना कहा जाता है, गोल्ड कहा जाता है। क्योंकि जब कपास नहीं होगा तो क्या आप लोग अब कपड़ा पहन पाएंगे? आप लोग जो बढ़िया से सुसज्जित हैं और कॉटन के कपड़े पहन करके आराम से आनंद ले रहे हैं मौसम का, तो क्या आप मौसम का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आपको तब सिंथेटिक कपड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। नहीं तो आपको ऐसे कपड़े मिलते रहते हैं जो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद हो। और आपके कपड़े का उत्पादन कहां होता है? यही आपके इधर महाराष्ट्र में, गुजरात में, और इधर तमिलनाडु के क्षेत्र में, इधर कर्नाटक के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में आपके कपास का उत्पादन होता है। थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हल्का सा नागपुर की पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मिट्टी क्या है? कपास के उत्पादन का केंद्र बनी हुई है, गन्ने के उत्पादन का केंद्र बनी हुई है। इसीलिए अधिकांश चीनी मिलों का सेंट्रलाइजेशन, अधिकांश चीनी मिलें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। कपास का उत्पादन, कपास इंडस्ट्री का विकास हुआ है। और वहां पर बहुत सारे ऐसे, देखिए गुजरात में साड़ी उद्योग का विकास हुआ है कि नहीं? क्योंकि वहीं कपास का उत्पादन होता है, वहां उचित पैमाने पर टेम्परेचर भी है, और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। और यही काली मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ये कहां से आती है? हमारी पृथ्वी के भूगर्भ से आती है। ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखें। यहां पर क्या फट गया? दरार फट गई। 17 से 34 किलोमीटर तक की दरारें फट गई, बहुत बड़ी दरार। और ऐसे बुद बुद करके लावा क्या आता रहा? मैग्मा बाहर आता रहा और ठंडा होता गया। और अपना मैग्मा जब ठंडा हो गया तो लावा बन गया, फिर लावा मिट्टी का, काली मिट्टी का मैदान बन गया। आप लोगों के लिए वरदान, कपास उत्पादन करिए, गन्ना उत्पादन करिए, खूब अपना संपन्न बनिए। ऐसी बातें यहां पर हमें देखना है ना। और फिर इसका विस्तार की बात अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता है 15% भाग पर यह हमारी मिट्टी पाई जाती है। संपूर्ण विस्तार का, संपूर्ण भारतीय मिट्टियों के विस्तार का 15% भाग कौन पाया जाता है? हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। ये बातें भी हमें ध्यान में रखना है। और फिर हम यहां पर देखते हैं हमारी चौथी मिट्टी का जो प्रमुख मिट्टी का क्रम है, प्रमुख विस्तार की दृष्टि अगर देखा जाए, प्रमुख मिट्टियों का क्रम है, उसमें लैटराइट मिट्टी का क्रम है। लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये लैटराइट मिट्टी ऐसे भागों में पाई जाती है जहां पर क्या हो? अधिक वर्षा हो, अधिक वर्षा हो और ऊंचाई वाला स्थान हो। अधिक वर्षा के बाद वहां से जल क्या चला जाए? नीचे चला जाए। और ये मिट्टी क्या होती है? इस कारण से यहां पर ये बातें हमें दिखाई पड़ती हैं। इस मिट्टी का उपयोग ईंट उद्योग में किया जाता है। ईंट उद्योग में इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होती है, इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। और जब आप देखेंगे लैटराइट मिट्टी में काजू का, मसाले का, कहवा का, कॉफी का, इन सब का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो आपकी लैटराइट मिट्टी देखिए केरल में यहां पर पाई जाती है। इसीलिए केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का देश। भारत लूटा तो किस कारण से लूटा? मसालों के तेज की वजह से, है ना। जब विदेशी गए और इतना बढ़िया बढ़िया मसाला खाया आप लोगों का, तो उन्होंने कहा कि जब इनके मसाले इतने अच्छे हैं तो इनके बोलचाल रहन सहन और कितने अच्छे होंगे, चलिए इनके भारत में चलते हैं। और आपके भारत तक आ गए वो लोग। आपने मसालों की क्या लगा दी? महक लगा दी उनके मन में। और यही केरल है जहां पर मसालों का उत्पादन खूब पैमाने पर होता है। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। और फिर आप देखेंगे यहां कॉफी, कहवा, काजू,
ये सबकी व्यावसायिक फसलें, व्यापारिक फसलों का उत्पादन यहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर संपन्नता भी खूब है। इस तरीके की व्यापारिक फसलें हैं। महंगे प्राइस, हाई प्राइस में बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? हाई प्राइस में बिकते हैं। और फिर आप देखिए यहां पर आपके दार्जिलिंग की चाय का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आ जाता है? थोड़ा सा अलग महसूस होने लगता है। कभी पीजिए, बहुत अच्छा होता है ना? आप उसका आनंद लें तो आप ये चाय तब पीना क्या कर देंगे? आप बंद कर देंगे, कहेंगे हम चाय पीते थे कि चुक्का पीते थे। ऐसा आ जाएगा भाव आपके मन में। कहीं ना कहीं आप असली चाय नहीं पीते हैं। फर्स्ट ग्रेड की चाय जो होती है उसे कहीं ना कहीं भारत सरकार क्या कर देती है? निर्यात कर देती है। क्योंकि यहां पर एक राष्ट्र है और वो राष्ट्र क्या है? श्रीलंका। पाल्क जंक्शन से, भारत से, मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। यही श्रीलंका जो राष्ट्र है यह भी भारत कॉफी का उत्पादन खूब करता है, क्योंकि इसके पास भी लैटराइट मिट्टी है और इस कारण से यहां पर कॉफी का उत्पादन खूब होता है और कहवा का उत्पादन होता है। भारत को क्या कर रहा है? प्रतिस्पर्धा दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि हम अपने लोगों को थोड़ा कम अच्छी चाय पिलाएंगे, लेकिन हम अपनी अच्छी अच्छी चाय बेच करके खूब विदेशी धन कमाएंगे, है ना? और श्रीलंका को क्या कर देंगे? पछाड़ देंगे इस मार्केट में। ऐसा भाव आ गया। लेकिन आप अगर थोड़ा सा पैसा खर्चा करें तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। महंगी होती है ना? तो इस तरीके से पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर चाय के बागान आपको देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कभी कभी ऐसे फोटोज में ऐसे महिलाएं अपने पीछे लेकर के ऐसे ऐसे जा रही हैं। वो कहीं ना कहीं चाय की बागानों में काम करते हैं और वहां से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका अपना बहुत बड़ा उद्योग है। ये लैटराइट मिट्टी से इसका संबंध है कहीं ना कहीं। तो ये बातें हमें व्यवहारिक स्तर पर बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। कभी भी पूछे तो केरल, दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट में देख ही रहे हैं और इस तरीके से ये बातें हमें ध्यान में रखना है। फिर हम जब देखते हैं तो हमारी मिट्टी कौन सी आती है? पर्वतीय मिट्टी आती है। सारी मिट्टियों में जलोढ़ की मात्रा, सारी मिट्टियों में, जलोढ़ मिट्टी में, आपकी काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, सभी मिट्टियों में कहीं ना कहीं आपकी काली मिट्टी में कहीं ना कहीं किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कहीं ना कहीं जीवाश्म की कमी पाई जाती है। कहीं ना कहीं एनपीके की कमी पाई जाती है। तो एनपीके की कमी तो पर्वतीय मिट्टी में भी पाई जाती है। ये सभी भारतीय मिट्टियों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप यहां पर देखते हैं तो आपकी पर्वतीय मिट्टियों में ह्यूमस की कमी नहीं पाई जाती है। यह अपवाद है। थोड़ा सा इस बात को हमें ध्यान में रखना है। मात्र एक भारतीय मिट्टी है, क्योंकि यहां पर पर्वतों पर वृक्ष वगैरह ये सब होते हैं और ये टूट टूट करके आते रहते हैं और ह्यूमस यहां पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है वनस्पतियों की वजह से, जीव जंतुओं की, क्योंकि यहां पर निर्माण हो रहा है, लगातार निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगा नवीन मिट्टी का क्रम भी इसे कहा जाता है। सबसे नवीन मिट्टी, आज भी पर्वतीय मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपकी पर्वतीय मिट्टी है और इसे अविकसित मिट्टी भी कहते हैं, नवीन मिट्टी भी कहते हैं। अभी इसका क्या है? निर्माण क्रम जारी है और इस तरीके से आपकी पर्वतीय मिट्टी को देखने को मिलता है। तो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जब आप देखते हैं तो आपके लद्दाख, जे.एंड.के, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, इन सारे भागों में आपकी पर्वतीय मिट्टी। फिर आप आएंगे, देखिए सिक्किम में आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, फिर आपके अरुणाचल प्रदेश, फिर आपके कहीं ना कहीं इस वाले भाग में, नॉर्थ ईस्ट के नीचे वाले भाग में यहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से आपकी इस पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है? ये हिमालय का ही विस्तारित भाग है। इसी कारण से यहां पर क्या है? छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, नागा, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, है ना। इस कारण से यहां पर आपकी कौन से पाई जाएगी? आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी और इस तरीके से पटकाई भूमि। तो इस तरीके से आपकी ये पर्वतीय मिट्टी का पूरा क्रम यहां से विस्तृत है। फिर आपकी जो अगली मिट्टी आती है मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी। आप लोग तो बहुत ज्यादा परिचित है, बचपन से सुनते आ रहे हैं मरुस्थल, है ना। तो आपकी ये देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर, 50 सीएम से कम वर्षा होती है, वहां पर किसका विस्तार होता है? वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी का विकास होता है। तो यहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण कहीं ना कहीं यहां पर मरुस्थलों का विकास हुआ है, कम वर्षा होती है, इस कारण से यहां पर आपकी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। शुष्क मिट्टी है ना, शुष्क मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है ये। इस प्रकार से ये 50 सेंटीमीटर से कम आपके राजस्थान में, है ना। देखिए थार का मरुस्थलों का विकास हुआ है। थोड़ा सा हरियाणा भी ले लें, हल्का सा, तो ये थोड़ा सा पंजाब भी ले लें, तो ये सब क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है। देखिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इधर वाला भाग, पश्चिम वाला भाग, पश्चिमी हरियाणा वाला भाग,
ले लें तो इस तरीके से यह आपकी मरुस्थलीय मिट्टी का पूरा भाग है। एक बहुत बड़ी चिंता है भारत सरकार के सामने। मरुस्थल निरंतर रूप से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मरुस्थलों का निरंतर रूप से विकास हो रहा है। मरुस्थलों को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पौधारोपण करना पड़ेगा। और सब मिट्टी मरुस्थल बन जाएगी, सब तब क्या हो जाएगा, सब धन गोपाल के। आप लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खाद्यान्न से ठन ठन गोपाल हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। आप लोग बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित रह जाएंगे। आपकी जो उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है उसको क्या कौन कवर कर रहा है, आपकी मरुस्थल कवर कर रहे हैं। मरुस्थलों में धूल बड़ी बड़ी आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, और वो ये मरुस्थलीय मिट्टी जब आपके यहाँ पर आपकी जलोढ़ मिट्टी के संपर्क में, उपजाऊ मिट्टी के संपर्क में आती है, आगरा में जो आपकी मिट्टी है इसके संपर्क में आती है, तो इन्हें भी क्या करती है, घुल मिल करके कहती है कि चलो हम लोग दोस्त बन जाएं आपस में। जैसे ही आपस में दोस्त बनते हैं तो अपना प्रभाव मरुस्थलीय मिट्टी इनके ऊपर क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो बाद में कहती है कि अब तुम भी मरुस्थल बन जाओ, है ना। तो ऐसे में क्या कर लेती है, इन्हें भी मरुस्थल बना लेती है। पहले धीरे से आके दोस्ती की, कुछ कण उड़ करके आए, फिर ऐसे लगातार कण उड़ उड़ करके आते रहते हैं। और इस आपकी उपजाऊ मिट्टी, गंगा यमुना का जो आपका उपजाऊ मैदान है, इस प्रकार की आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है। इस मरुस्थलीय मिट्टी को अपने ही रंग में रंग लेती है ना, धीरे से दोस्ती करने के बहाने। लेकिन आप लोग चालाकी करिए, खूब पेड़ लगा दीजिए। पेड़ लगा देंगे, धूल भरी जब मरुस्थलीय आंधियां चलेंगी तो हमारे पेड़ वो रोक लेंगे, हमारी मिट्टियां सुरक्षित रह जाएंगी और सब उत्पादन होगा। जब हमारे देश में खूब अधिशेष उत्पादन होगा, सब हमारे देश की जनता पूरा खा पी करके आनंद में रहेगी, सब लोग आनंद से रहेंगे। भूखे भजन होए गोपाला, है नहीं। तो ऐसे में आप लोग जब खाने पीने सब मिलता रहेगा तो पढ़ाई, सुरक्षा, सब कुछ देश का एकदम मेंटेन रहेगा, है ना, सब कुछ एकदम अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखें तो ये आपकी लवड़ी मिट्टी है, इस तरीके से शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी है। बहुत बड़ी चिंता है इसका। भारतीय मृदा संस्थान जो भोपाल में है, इस पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त कर चुका है कि इस मिट्टी का विस्तार हो रहा है, मध्य प्रदेश की तरफ हो रहा है, आगरा की तरफ हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो आपकी कौन सी मिट्टी आती है, लवणी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी आती है। लवणी मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें NaCl की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, नमक की मात्रा। नमक की मात्रा किस मिट्टी में ज्यादा होगी, आप लोग से अच्छा कौन जानता है। नमक की मात्रा किस मिट्टी में, समुद्र के संपर्क में कोई मिट्टी अगर आ गई तो वहां पर किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, नमक की मात्रा। क्योंकि समुद्र में क्या होता है, लवणीय जल होता है, और उसमें लगभग देखिए आप नमक की मात्रा क्या होती, ज्यादा होती है। तो इसके संपर्क में ये मिट्टी कभी न कभी रही होगी। तो ये मिट्टी कभी न कभी संपर्क में वास्तव में थी और आज भी है, इसीलिए इस मिट्टी में लवण की मात्रा, लवणीय तत्वों की मात्रा अधिक है। इस कारण से इसे हम लवणी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी कहते हैं। तो ये बात भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। ये आपका रण पूरा इलाका है। और फिर यहाँ पर दलदली मिट्टी देखते हैं। दलदली मिट्टी जो होता है वो ऐसी मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी आपकी, जो किसमें डूबी रहे, पानी में डूबी रहे, दलदल में डूबी रहे। और जब कोई मिट्टी बहुत लंबे समय तक दलदल या पानी में डूबी रहेगी तो क्या उसमें उत्पादन क्षमता रह जाएगी, नहीं। जो उसके उत्पादक घटक होंगे, जो उसके उत्पादक या पोषक तत्व होंगे, वो मिट्टी के कहां चले जाएंगे, निचले सनस्तर में चले जाएंगे, रिस रिस करके निचले सनस्तर में चले जाएंगे। तब हमारे पौधे क्या उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें क्या चाहिए, तो यहां पर दलदली मिट्टी में उगने वाले पौधे ही यहां पर सरवाइव कर पाएंगे। रण का कच्छ आपका क्या है, दलदल है। देखिए यहां पर मैग्रोव वनस्पति उगती है ना, इस तरीके से दलदली मिट्टी की वनस्पति है। सामान्य वनस्पति का विकास यहां पर नहीं हो सकता। सुंदरबन के डेल्टा में आप देखिए दलदली मिट्टी, यहां पर ऐसे सही निशान लगाया गया है, इसका मतलब यहां भी दलदली मिट्टी है। और यहां पर क्या पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं दलदल में रहने वाले। और फिर यहां पर मैग्रोव वनस्पति समुद्री पाई जाती है। और इसी समुद्री वनस्पति जो आपकी मैग्रोव पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्षा कवच कहते हैं। अब रक्षा कवच क्यों कहते हैं, ये बात भी अपने आप में बहुत है ना, सोचने का है ना, चिंतनीय विषय है, जानकारी योग्य विषय है। तो कहीं ना कहीं जब हम यहां पर देखते हैं, ये आपकी मैग्रोव वनस्पति को रक्षा कवच क्यों कहते हैं। हमारे समुद्र में लहरें चलती है कि नहीं चलती है, हमारे समुद्र में लहरें चलती हैं। और इन लहरों के प्रभाव को, वेग होता है इसमें, अगर इन लहरों के प्रभाव को कम करने का काम कौन करता है, यही हमारी मैग्रोव वनस्पति करती है।
अगर हमारी मैंग्रोव वनस्पति ना हो बीच में, तो ये यहां पर क्या होगा, जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। सुंदरबन के डेल्टा में बहुत सारे लोग रहते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, वहीं पर खेती वगैरह करते हैं। उनके खेतों में जब बड़ी बड़ी लहरें आ जाएंगी तो पानी घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा, सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। इतना फसलें उगाए हैं उन्होंने मेहनत से, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका भूखंड प्रभावित होगा इन लहरों से, समुद्री जल की लहरों से, और इससे आप एक अच्छी भूमि से वंचित हो जाएंगे, अच्छा उत्पादन नहीं कर। ये मैंग्रोव वनस्पति आपके घर वगैरह सबकी रक्षा करते हैं। समुद्र तट पर जिनके घर वगैरह मौजूद हैं, आप लोग अच्छे इलाके में रहते हैं, बढ़िया इलाके में रहते हैं, है ना, उत्तर भारत के इस एरिया में रहते हैं, इसलिए आपको ये सब लगता है कि कैसे वनस्पति हमारी रक्षा कर सकती है, हम इतने महान आदमी कूदे हैं, ऐसा भाव आता है। नहीं, ये सब हमारी बहुत वनस्पतियां सहयोग करती हैं, इन्हीं के सहयोग से हम आप जीवन जीते हैं, है ना। समाज में सबके सहयोग से हम लोग जीवन जी रहे हैं, बिना सहयोग के जीवन संभव नहीं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें, ये वनस्पतियां उगी हुई हैं और ये वनस्पतियां हमें सहयोग प्रदान कर रही हैं, रक्षा करती हैं, समुद्र से आने वाली लहरों की तीव्रता को कम करती हैं, अपने ऊपर झेल लेती हैं, लेकिन हमारे ऊपर उनके प्रभाव को नहीं आने देती हैं। इन्हीं दलदली मिट्टी में उनका विकास होता है, और यहां पर पाई जाती है दलदली मिट्टी और यहां पर पाई जाती है। तो ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। और एक बात हमें ध्यान में रखनी है, काली मिट्टी के संदर्भ में, आपकी लावा मिट्टी के संदर्भ में, आपकी रेगुर मिट्टी के संदर्भ में, आपकी चंद्रोजम मिट्टी के संदर्भ में, सब एक ही नाम है। जैसे आपके कई नाम हो गए, उसी तरीके से सब एक ही नाम है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें, ये मिट्टी जो आपकी होती है, इसमें जब जल बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद इसमें क्या फट जाती है, दरारें फट जाती हैं बड़ी बड़ी। आपने देखा होगा एक फोटो, बहुत चीर परिचित फोटो है और तमाम प्रकार के लेख में वायरल होता रहता है। एक विदर्भ एरिया है महाराष्ट्र में, वहां के एक किसान हैं और ऐसे करके क्या है, बैठे हुए हैं और लाठी लिए हुए हाथ में, ये भारतीय किसान की पहचान है, ऐसे करके बैठे हुए हैं। जब आप वो सीन देख लेते हैं तो 2 दिन खाना सही से नहीं खा पाते हैं, थोड़ा सा दुख होता है ऐसा देख करके भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति। तो वो देखिए वहां पर दरारें फटी हैं आसपास, तो आपको लगता है कि बहुत सूखा पड़ गया लग रहा है भारत में। तो वही विदर्भ की जो फोटो है वही लगाई जाती है, इसी काली मिट्टी का एरिया है। तो हम यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि काली मिट्टी में क्या पड़ जाती है, बड़ी बड़ी दरारें फट जाती हैं। और जैसे ही बड़ी दरारें फटती हैं तो क्या इसमें जुताई करने की जरूरत है? इसीलिए हम काली मिट्टी को क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। खुद बड़ी बड़ी दरारें फट करके ऑक्सीजन लेता रहता है और जुताई हो जाती है उसकी, है ना। इसी कारण से हम काली मिट्टी को क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तो ये बातें हमें मिट्टी के संदर्भ में बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये 8 मिट्टियों का पैटर्न और इनके क्रम, इनकी मात्रा कितना है, इनका विस्तार कहां कहां पर है, इनके क्या क्या अपने गुणधर्म होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनको अगर हम ध्यान में रखें तो अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें मौलिक रूप से यह बात ध्यान में रखना है कि सभी भारतीय मिट्टियों में किसकी कमी पाई जा रही है, एनपीके की कमी और जीवाश्म की कमी, ह्यूमस की कमी पाई जा रही है सभी भारतीय सॉइल में, सभी भारतीय मिट्टियों में, है ना। इसी के साथ हम लोग क्लास को द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसको बंद कर देगा अभी बता।